सर, बांकीपुर उपचुनाव में ही आगे और बात कर लेते हैं। अंतिम चरण में यह चुनाव प्रचार पहुंच चुका है और सभी जो प्रमुख दल हैं पूरी ताकत झोंक दी है। करीब 24 दिन बाद लौटे तेजस्वी यादव का जो है रोड शो महागठबंधन के लिए शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। करीब 4 किलोमीटर लंबा रोड शो तेजस्वी यादव करने वाले हैं। भाजपा की अगर हम बात करें तो नितिन नवीन और एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के जरिए जवाबी ताकत दिखाई है और दूसरी ओर प्रशांत किशोर लगातार चुनावी विमर्श को स्थानीय मुद्दों से आगे बढ़ाकर प्रशासन, चुनाव आयोग और युवाओं के सवाल पर केंद्रित कर रहे हैं। ऐसे में बांकीपुर का जो मुकाबला है सिर्फ सीट जीतने का नहीं है, बल्कि 3 अलग अलग राजनीतिक नैरेटिव और लीडरशिप की विश्वसनीयता की परीक्षा भी बन गया है। जिस तरह से तेजस्वी यादव विदेश से लौटे हैं, अब रोड शो होने वाला है और ये रोड शो बताता है कि पार्टी प्रचार के आखिरी चरण में अपना पूरा राजनीतिक वजन जो है वो झोंक रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव इतने दिनों से गायब थे और आरजेडी की जो उम्मीदवार थी उनका कोई बड़े तरीके से और कोई मतलब जिस तरह से भाजपा, जिस तरह से प्रशांत किशोर चुनाव प्रचार कर रही है उस तरह से नहीं हो रहा था। तो क्या लगता है आपको कि तेजस्वी यादव क्या अब गेम चेंज कर पाएंगे? क्या वहाँ पे इनका जो रोड शो है, या अचानक से तेजस्वी यादव अंतिम मौके पर आते हैं, अंतिम चरण में पहुँचते हैं, तो ये क्या कुछ चेंजेस ला पाएगा क्या वहाँ के चुनाव? देखिए, मात्र 48 घंटे का समय बचा है। 28 तारीख को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और अब तक तेजस्वी यादव बिहार में थे ही नहीं। तो अब 48 घंटे में जो रोड शो करेंगे, इसमें वो अपने वोट बैंक की कितनी रिकवरी कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। और ये उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक साख पे निर्भर करता है। चूंकि लंबे समय से या अब तक वो इस चुनाव से बहुत दूर थे, वो बिहार में भी नहीं थे। उनकी जो उम्मीदवार है रेखा गुप्ता, उनकी जो प्रचार की शैली थी वो उदासीन थी। उनके गाड़ी पे न पार्टी का झंडा, न उनके घर पे पार्टी का झंडा, उनके गाड़ी पे जय श्री राम का झंडा भी था। और उनके साथ उनकी पार्टी के कोई भी कद्दावर नेता बहुत ही कम देखे गए, ऐसे जैसे मानो वो एक चुनाव प्रचार की कोई खाना पूर्ति कर रहे हैं। उनके चुनाव प्रचार की जो शैली थी और उनके पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो जितने इस क्षेत्र में प्रचार से जितने दूर थे, उससे ये लग रहा था कि कहीं अंदर खाने में जन स्वराज और आरजेडी में कुछ समझौता हो गया है क्या, कि वो अपना जन समर्थन जन स्वराज में शिफ्ट करवा देंगे। इस तरह का नैरेटिव लोगों के दिलो दिमाग में छाने लगा था। इससे तेजस्वी यादव आए हैं, अब रोड शो करेंगे। तो इस परिस्थिति में जब उनका जो जनाधार है उसके दिलो दिमाग में बस गया था कि कहीं हमें आरजेडी से छोड़ करके अब जन स्वराज को वोट देना है। अब अगर तेजस्वी यादव आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, मात्र 48 घंटे का समय है, तो ये तो उनके राजनीतिक साख पे अब निर्भर करता है कि मात्र इतने कम अवधि में वो अपना जो मूल जनाधार है उसकी कितनी रिकवरी कर पाते हैं। उनका जो एमवाई समीकरण है, अगर उसमें एम की आप बात करें, मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक समाज का एक बहुत ही बड़ा वर्ग जन स्वराज को शिफ्ट हो गया है। खासकर अगर आप बांकीपुर के मोहल्लों की बात करें, सब्जी बाग आदि क्षेत्र की बात करें, गांधी मैदान इलाकों की अगर आप बात करते हैं, वहां मुसलमानों के बीच जन स्वराज को लेकर के बिल्कुल ही सकारात्मक बात चल रही है। और कई ऐसे मुसलमान हैं जो चाहते हैं कि वो जन स्वराज के नाम पे तेजस्वी यादव को चिढ़ाए भी, क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर के उन लोगों के बीच 2025 में भी जो मसला था वो भी कोई बहुत सकारात्मक नहीं था। एकजुटता 2025 विधानसभा में भी नहीं देखी गई थी अल्पसंख्यक समाज की। अल्पसंख्यक समाज में जितना बिखराव हो चुका है, मुझे संदेह है कि तेजस्वी यादव आकर के उसकी रिकवरी करेंगे। लेकिन इस बीच में उनका जो यादव समाज था, उसमें भी ये मैसेज जाने लगा था कि हमें अब रेखा गुप्ता हैं, वो शायद तेजस्वी यादव इनसे सहमत न हो या इसके खानापूर्ति कर रहे हैं। तो यादव समाज भी कुछ हद तक, जैसे यहाँ का जो मंदिरी का इलाका है, तो वहां नितिन नवीन का अपना प्रभाव है। और पटना का जो यादव है वो कुछ हद तक सीमित ही अर्थ तक, लेकिन वो आरजेडी, वो बीजेपी को भी वोट देती है। जैसे कि आप पटना सिटी की बात कर ले, नंद किशोर यादव यहाँ से जीतते रहे हैं, अभी रामकृपाल यादव भी दानापुर से विधायक हैं। तो पटना की जो शहरी क्षेत्र है वहां के विधायक कुछ ही प्रतिशत में लेकिन बीजेपी को वोट देते हैं। तो हो सकता है कि जो मौजूदा आरजेडी के पास जो यादव होगा उसमें बीजेपी को लेकर के भी संभावना बड़ी होगी और जन स्वराज को लेकर भी संभावना बड़ी होगी। 2025 विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता को 40% वोट आया था,
जबकि MY समीकरण मात्र 25% ही होता है। तो शेष जो उनको 15% जो आया होगा वो वैश्य समाज से ही आया होगा या अति पिछड़ी जाति का आया होगा। तो मुझे लगता है कि जो पिछले चुनाव में अति पिछड़ी जाति आरजेडी के साथ थी, इतने दिन गैप हो जाने के बाद कहीं वो भी इधर से उधर न चली जाए। तो देखिए, ये बीजेपी के लिए तो एक परीक्षा की घड़ी है। जनसुराज यानी प्रशांत किशोर के लिए भी ये जो उपचुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने इस चुनाव में अपना सब कुछ झोंक दिया है। अपना चेहरा, अपना कद, अपनी पार्टी, अपना संगठन, सब कुछ जनसुराज ने झोंक दिया है। लेकिन ये तेजस्वी यादव के लिए परीक्षा की घड़ी है। तेजस्वी यादव बाई इलेक्शन में जितना वो बाई इलेक्शन को उपेक्षित करते हैं, उस तरीके का कद नहीं है। अगर जनसुराज दूसरे नंबर पे आ जाती है तो एक तो उनका जो मूल जनाधार है आरजेडी का, वो भी आगे चल के कहीं जनसुराज में शिफ्ट न हो जाए, ये भी एक संभावना है। दूसरी लड़ाई ये है कि अगर दूसरे नंबर पे आ जाएंगे तो विपक्ष में कौन होगा, मुखर विपक्ष कौन होगा। कहीं विपक्षी नेता का ताज जो आज तेजस्वी यादव के सर पे बिहार में है, प्रशांत किशोर उसे भी न छीन ले। तो तेजस्वी यादव के लिए भी उपचुनाव जो है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और अगर उनकी साख होगी तो वो रोड शो के साथ साथ पार्टी के अंदर मीटिंग करके अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारेंगे। और जो एक छवि बन चुकी है रेखा गुप्ता की कि मानो खानापूर्ति तरीके से प्रचार कर रही है, वो छवि अगर टूटेगी नहीं तो ये तेजस्वी यादव के लिए चुनौती का विषय होगा। इतना तो तय है कि अगर प्रशांत किशोर जीत गए तो तब तो राजनीति में कई नई समीकरणों का जन्म होगा। लेकिन अगर न जीते, वो दूसरे नंबर पे भी रहे या दूसरे नंबर पे भी नहीं रहे, वो आरजेडी से 2-4-5 हजार ही आगे पीछे रहे, तो भी तेजस्वी यादव के लिए आने वाली जो राजनीति होगी उसकी राह में बहुत भी चुनौतियां होंगी।